हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज बेसिक्स ऑफ साइंस कवर करेंगे। आप जो भी साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 9th-10th से है ना, चूँकि एक ही बुक होता है तो उसमें साइंस की जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन जो भी हमारा कंटेंट है, कुछ तो आप जैसे बायोलॉजी का कंटेंट आपको मिल गया फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिलेगा, ठीक है। और आई होप है ना सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। हाँ, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं पे भी जाएंगे है ना, कहीं बैठे हैं मान लीजिए, तो आसपास के जो लोग आते हैं वो आपसे ये नहीं पूछते हैं, कुछ कुछ डीप आपसे नहीं पूछते हैं, बेसिक्स ही पूछते हैं। और मैंने कॉमनली ऑब्जर्व किया है, दे आस्क कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन से पहले हम समझते हैं ना, साइंस जैसे कोई भी वर्ड है ना, उसके बनने का और उसका कुछ कोई ना कोई रीज़न होता है और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये जो साइंस वर्ड है ये बना है ना, या डिराइव्ड हुआ है। एक वर्ड लेटिन वर्ड है जिस जिस सेंसिया, उसी से है ना। ये लेटिन वर्ड है, ये याद रखना। लेटिन जो लैंग्वेज होती है ना, लेटिन अमेरिका, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका में बोली जाती थी, है ना। ये कंटिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ साउथ, है ना। तो ये जो वर्ड है सेंसिया, है ना, इसी से साइंस डिराइव्ड हुआ है और इसका मीनिंग होता है जानना, है ना, टू नो, किसी भी चीज़ को जानना, ठीक है। ये तो मान लो इसका शाब्दिक अर्थ है ना, वर्ड मीनिंग है इसका, ठीक है। बट वर्ड मीनिंग में भी बहुत कुछ छुपा होता है। जैसे सोचो, ये सेंसिया से बना, इसका मतलब है जानना। और साइंस में हम तरह तरह की चीज़ें जानते हैं, लॉ जानते हैं, है ना, किसी मैटर का बिहेवियर जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो आखिर जानते ही तो हैं, उसमें समझते हैं चीज़ों को, ठीक। अच्छा, अब आते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट पे। तो देखो, मैंने एक वन लाइन डेफिनेशन लिखा है कि साइंस इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, ठीक है। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, मतलब क्या हुआ, किसी भी है ना चीज़ के बारे में सिस्टमेटिक जानना या उसकी जानकारी, सिस्टमेटिक जानकारी साइंस कहलाती है। अब सवाल आता है सिस्टमेटिक क्या है ना। जाहिर सी बात है सवाल आएगा सिस्टमेटिक क्या है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब मैं बताना चाहूँ आपसे। जैसे आपका स्कूल चलता है ना, वो कैसे चलता है। आपको पता होता है कि हमको ना, मान लीजिए मॉर्निंग में क्लास चल रहा है तो 6:45 AM पे, है ना, आपको स्कूल पहुंच जाना है, क्योंकि 7 AM पे प्रेयर का टाइमिंग है। 7:50 से आपका क्लास है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड क्लास है, मान लीजिए 7:45 पे। यही तरीका होता है। हैं। और आपको पता है ये हमेशा, है ना, एक फिक्स्ड तरीके से होता ही होता है, कोई रैंडमनेस नहीं है इसमें। एक सिस्टम है, एक सिस्टम में ये बना हुआ है, या फिर यूँ कह सकते हैं आपका जो स्कूल चल रहा है एक सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। ऐसा रैंडम नहीं है, जब मर्जी उठा सुबह, है ना, बिना हाथ मुँह धोए पहुँच गए स्कूल, गए, बैठे, तब तक आपका पता, आपको ये भी नहीं पता कौन सा टीचर आने वाला है पढ़ाने। कोई आ गया, एक दिन आ गया हिंदी का, उसी टाइम की किसी और दिन आ गया मैथ का। हाँ, ऐसे रैंडमली कोई पढ़ाई हो रही, तो वो रैंडम नहीं, सिस्टमेटिक होना चाहिए, जैसे मैंने ऐसे अभी बताया। तो किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, सिस्टमेटिक नॉलेज साइंस कहलाता है। अच्छा, सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, है ना, मैं नीचे स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। अब सवाल आता है साइंटिफिक मेथड क्या है। देखो, साइंटिफिक मेथड एक मेथड है जिसमें तरह तरह के स्टेप्स आते हैं। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, है ना, RD शर्मा बुक अगर तुम्हारे पास होगी तो उसमें दिया हुआ है एल्गोरिदम, है ना, किसी भी सवाल को मतलब सॉल्व करने का, है ना, एक अप्रोच दिया हुआ है, एक एल्गोरिदम दिया हुआ है ना। वही उसमें एल्गोरिदम में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं तरह तरह के। वैसे ही इस मेथड में, है ना, क्या होगा, स्टेप्स होगा, बहुत सारे 4-5 स्टेप्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए, है ना, किसी भी चीज़ के सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। और साइंटिफिक मेथड में तरह तरह के स्टेप्स आते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, राइट, हाइपोथेसिस। अब क्या क्या मतलब है इसका भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नोट डाउन, ठीक है। हाइपोथेसिस, देन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, राइट, देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये मैंने क्या लिख दिया भाई, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है।
देन हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं। क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं। फिर फाइनली हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या लॉज या प्रिंसिपल बन रहे हैं, राइट। तो साइंटिफिक मेथड में यही ढेर सारे स्टेप्स आते हैं, ढेर सारे क्या हैं, 4-5 स्टेप्स हैं। अब इनका एक एक का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कोई भी इंसिडेंट हुआ उसको आपने देखा, दैट इज ऑब्जर्वेशन, है ना। फॉर एग्जांपल, है ना, आप फसल की मतलब जो बुआई होती है ना, आपने उसको ऑब्जर्व किया। जैसे मान लो किसी को पता ना होता कि जैसे धान का सीज़न है कि धान कब उगाया जाता है, ठीक, और जाहिर सी बात है नेचुरली सबसे पहले धान उगा होगा। तो लोगों ने देखा होगा कि मान लो इस टाइम पे, है ना, जैसे मान लो ये समर का टाइम है ना, और जून का टाइम है, तो जून जुलाई में लोगों ने देखा होगा कि इस फिक्स्ड एरिया में कुछ पौधे निकल रहे हैं, और ये पौधे इस फिक्स टाइम के बाद बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के बाद पक रहे हैं, और एक फिक्स टाइम के बाद ये पक जा रहे हैं, और इनको काट के इनमें जो अनाज है इसका यूज हम लोग खाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। जो फर्स्ट इंसान होगा ऐसे ही उसने सबसे पहले इन सारी चीज़ों को देखा होगा, ठीक है। फिर उसने अपने मन में, जैसे ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन का पार्ट, फिर उसने अपने मन में कुछ इमेजिन किया होगा, कुछ सोचा होगा कि ये कैसे है, तो बनाया होगा उसने अपने मन में क्या, हाइपोथेसिस। कैसे बनाया होगा कि अच्छा ये जो सीज़न है गर्मी का, इस टाइम इस तरह के पौधे उगते हैं, और इस फिक्स टाइम के बाद हाँ ये पक जाते हैं और खाने लायक हो जाते हैं, ठीक है। ये बन गई हाइपोथेसिस। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, अच्छा अब मान लो ये क्या करे, इसने मतलब पहली बार ही देखा कि मतलब ये जो यहाँ से जो अनाज इसने काट कर मतलब ले गया है सेरल्स, ये क्या करता है, घर में रख देता है, पर नमी के वजह से देखता है कि उसमें से ही छोटे छोटे पौधे निकल जा रहे हैं। तो उसके दिमाग में आता है कि ये जो नेचुरली प्लांट्स उग रहे हैं इसको शायद हम खुद भी उगा सकते हैं, और बार बार एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, ले जाकर खेतों में छिड़का होगा और देखा होगा कि हाँ इस टाइम उगता है तो इसी टाइम छिड़क दो, हाँ छिड़कने के बाद देख रहा है हाँ सच में पौधे निकल रहे हैं। तो ये हो गया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है, देखो ये दोनों दो वर्ड हैं और दोनों टेक्निकल वर्ड हैं और बार बार यूज होगा, मैं बार बार बोलूँगा, ये है ना क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैं आगे चल के बोलूँगा बार बार, ठीक है। तो उसके लिए अभी समझ लो क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। जैसे मैं कहूँ कि आम बड़ा है, आम क्या है ना, आम क्या है, बड़ा है, तो ये हो गई आम की क्वालिटी की बड़ा है। अब सवाल आता है कितना बड़ा है, दैट इज़ क्वांटिटी, ठीक है, उसका साइज कितना बड़ा है, दैट इज़ क्वांटिटी, ओके। ये चीज़ समझ रहे होगे। अब यहाँ पर ये चीज़ कैसे मतलब यूज होगा, जैसे मान लो अगर फील्ड ज़्यादा है, खेत का जो मैदान है वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है तुमको अनाज ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो ये हो गया क्वालिटेटिव मतलब पार्ट की, ज़्यादा फील्ड मतलब ज़्यादा अनाज छिड़काओ, उससे ज़्यादा फसल उगेगी, ठीक। अब सवाल आता है कोई होशियार आदमी भी होगा कि भाई इतना है खेत, इतना फील्ड है बड़ा, तो कितना अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, मानो ज़्यादा भी, पता ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू, है ना, या इज़ बैड। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो फिर लोगों ने एक प्रॉपर है ना क्वांटिटी में एक प्रॉपर फील्ड में खेत बोना चालू किया, अभी भी उसी तरीके से चल रहा है कुछ हद तक, है ना। तो ये हो गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या हुआ, जैसे यहाँ पर मैथमेटिकल फार्मूलेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कट्ठा बीघा एकड़ चलता है ना सिस्टम, तो मान लो 1 एकड़ में, ठीक है, निकल के आ रहा है कि हम चलो 10 किलो मतलब अनाज डालेंगे, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल पैरामीटर बन रहा है कि हाँ इतना खेत है तो इतना अनाज, इतना खेत है तो इतना अनाज। खैर जब फिजिक्स की बात आएगी तो वहाँ पर तो फॉर्मूले निकल के आते हैं, है ना, फॉर्मूले निकल के आते हैं, बट कोई नहीं, है ना, एनालॉजी तो सेम ही होगी, यही कॉन्सेप्ट्स होगा। तो ये हो गया मैथमेटिकल एनालिसिस का पार्ट। अब लॉज या प्रिंसिपल क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक प्रिंसिपल बन सकता है कि हमारा जो क्षेत्र है इंडिया, यहाँ पर समर के टाइम पे हम क्या करते हैं, है ना, धान को उगाते हैं, बोते हैं,
और एक फिक्स्ड टाइम के बाद है ना, विंटर के टाइम में है ना, उस शुरू होने के टाइम में हम लोग काट लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बन गया, एक बेसिक फंडा बन गया कि हाँ इसी टाइम पे सब कोई बोएगा। हाँ अगर कोई और किसी और टाइम पे करने जाएगा, जाहिर सी बात है धान की खेती हो नहीं पाएगी। मानो तुम चाहो कि विंटर सीजन में बो दें, हो जाएगा? तो नहीं होगा भाई, ठीक है, नहीं होगा। वही हाल साइंस में है ना। आपको बेसिक लॉ पता होनी चाहिए, और ये बेसिक लॉ पढ़ाएगा कौन? हम हैं ही, किस लिए हैं हम, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब देख लेते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें। कहा था ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कार्टून तो बहुत देखते होगे, मुझे पता है। खैर, है ना, ब्रांच, जैसे मान लो एक पेड़ है, उसके कई सारी शाखाएं हैं, ऐसे ही साइंस है और साइंस के अलग अलग पार्ट हैं, शाखाएं हैं, ठीक है। फर्स्ट वन मैंने लिख रखा है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी। अच्छा एक और चीज़ है, कई जगह किताबों में तुमको ये 3 से ज़्यादा भी दिख जाएगा, तो वहाँ पे तुम कहोगे सर आपने तो ये बताया था और ये लिखा हुआ है ये। तो ये ना टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस हिसाब से उसको कैटेगराइज करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कॉस्मोलॉजी कुछ लोग अलग लिखते हैं यहाँ पर, है ना, एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी अलग लिखते हैं, जबकि वो एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट है, तो मुझे क्या ज़रूरत है बाहर लिखने की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये ब्रॉड कैटेगरी बना रखा है, जनरली यही लोग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत तो ये सुन लिया होगा क्लास में, स्कूल में, या फिर कहीं दोस्तों यारों से। थोड़ा सा बता दूं कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न्यूटन चचा का है, इस वजह से न्यूटन को, है ना, फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। केमिस्ट्री में, है ना, लेवेसिए करके एक साइंटिस्ट हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, तभी दैट्स वाई ना इनको फादर बोला जाता है। बायोलॉजी में, है ना, एरिस्टोटल, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। वैसे इनका मिथ फैलाने में भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, खैर वो चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है ना, बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, और केमिस्ट्री के लेवेसिए, और फिजिक्स, है ना, न्यूटन चचा, राइट। अच्छा अब एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिक ही पढ़ रहे हैं ना। बेसिक में क्या आएगा? डेफिनेशन, हाँ, उसका मीनिंग, यही सब सारी चीज़ें तो आती हैं। अच्छा तो आओ एक एक करके देखते हैं। मैंने स्लाइड ऑलरेडी बना रखा है सो दैट कि तुम लोग का टाइम बचे, है ना। तुम चाहते हो ना कि मटर, है ना, टाइम हम लोग का ज़्यादा नहीं वेस्ट होना चाहिए, है, तो डोंट वरी, है ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। फिजिक्स, इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। ये बना है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। किससे? फ्यूसिस से। ये ग्रीक वर्ड है, राइट। इसका मीनिंग होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब तुम्हारी प्रकृति भाई, यूनिवर्स, राइट। इसको एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यूनिवर्स, राइट। तो ये जो फिजिक्स है, जाहिर सी बात है इसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस, है ना, कर लेंगे, ओके। अच्छा यहाँ पर मैंने डिस्कस मैंने लिख रखा है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, एंड नेचुरल लॉज, या फिर लॉज सिर्फ कर लो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, है ना। उसका रीज़न भी है क्योंकि अभी मैं लिखूँगा ना ये फिजिक्स का डेफिनेशन और केमिस्ट्री का, तुम्हें लगेगा एकदम क्लब हो रहा है। मैं बुकिस डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, कहीं और से तुम लोग बुक वाला देख सकते हो, बट जो मैं लिखूँगा ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये जो तुम्हारा नेचर है ना, ये कुछ बेसिक्स प्रिंसिपलों पे या बेसिक लॉज पे, है ना, गवर्न होता है, चलता है। उन्हीं लॉ को हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? फिजिक्स में। दैट्स वाई मैंने लिखा है कि नेचर की स्टडी और नेचुरल लॉज की स्टडी किस में करते हैं हम लोग? फिजिक्स में करते हैं, ठीक। अच्छा फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं? फिजिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ आर यूनिवर्स बिहेव, कि हमारा यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, ठीक है, या कैसे गवर्न करता है, कैसे चलता है ना। दैट्स वाई वी स्टडी फिजिक्स। अच्छा अब जैसे मैं यहाँ पर 2 एरो बनाया हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स है बेसिकली इसमें 2 ही चीज़ें हैं। यूनिवर्स 2 ही चीज़ों से बना हुआ है, मैटर और एनर्जी।
अब तो जैसे क्या है, मैटर और एनर्जी को अलग ना मानकर एक ही सिक्के के है ना दो पहलू, हेड और टेल। जैसे एक सिक्के में दो होते हैं ना, मानो एक सिक्का उछालो तो या तो तुम्हें हेड दिखेगा या तो टेल दिखेगा। तो ऐसे यूनिवर्स को माना गया है कि बेसिकली यूनिवर्स एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। ठीक है, तो इनके बारे में है ना बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि यही यूनिवर्स का पार्ट है। और ये जो मैटर है इसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे किस में, केमिस्ट्री में। उसकी चर्चा मैं अभी जस्ट करूँगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अच्छा, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री, है ना, वही चोपड़ा अंकल केमिस्ट्री का बुक दीजिएगा। तो बेटा इट्स नॉट केमिस्ट्री, इट्स केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट बच्चा बोलता है ओके पोपड़ा अंकल केमिस्ट्री का बुक दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी बोरिंग लगती है केमिस्ट्री, बट आई डोंट थिंक कि बोरिंग लगना चाहिए, बिकॉज उसका है ना प्रॉपर अगर एक्सप्लेनेशन पता हो तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। ये बना है एक वर्ड कीमिया से, है ना, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। क्या होता है? ब्लैक सॉइल। बेसिकली है ना केमिस्ट्री को जोड़ कर हम लोग देखते हैं ना इजिप्ट से, मिस्र से, है ना। तो ये ब्लैक सॉइल ये समझ सकते हो एक तरह का केमिकल, है ना, केमिकल से रिलेट कर सकते हैं इसको, ब्लैक सॉइल वर्ड को। ठीक है, तो कीमिया से बना है। ठीक, अच्छा, इसमें पढ़ते क्या है कि हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर के भी बारे में पढ़ते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, मैटर्स के बीच में है ना, सब्सटेंसेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, अब ऐसे ही छोटा मोटा डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, है ना, बायोलॉजी के बारे में। मैंने बड़ा सुंदर लिख रखा है ना, वैसे मुझे आता बहुत नहीं है ना। तो देखो, बायोलॉजी दो वर्ड से खुद ही बना है, दिख रहा है साफ साफ, है ना, बायो और लोगोस। जिसमें बायो का मीनिंग होता है लाइफ, जिंदगी, है ना, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी कर सकते हैं। अब क्या है, बायोलॉजी में भी दो ब्रांच बन जाते हैं ना, या सब ब्रांच बन जाते हैं। बॉटनी, कितना गंदा लिख रहा हूँ यार, बॉटनी और जूलॉजी। अब क्या है, बॉटनी में जितने भी तुम्हारे ना प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं, और जूलॉजी में जितने एनिमल्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। ठीक है, अब लाइफ किस में होगा भाई, ऑर्गेनिज्म में। ठीक, और ऑर्गेनिज्म किस में लाइफ है तुमको दिखता है, पौधों में या फिर जानवरों में। ठीक है, अच्छा, अब देखो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूं, इसके फादर बता दूं थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द, है ना, एक फैक्ट्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए आई थिंक। और इसके फिर एरिस्टोटल जूलॉजी के। राइट, इतनी चीज़ें पता हैं तो आई थिंक, है ना, तुम, है ना, कोई भी बेसिक सवाल तुमसे कोई पूछे तो तुम बता दोगे। ठीक, अच्छा, अब देखो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, देन केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और बायो का सेकंड चैप्टर तुम लोग को मिल ही रहा है। ठीक है, मैथ मैं स्टार्ट करने वाला ही हूँ। ठीक है, तो बने रहो चैनल पे, है ना, और एक काम कर सकते हो, है ना, शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ना, मोटिवेशन मिलता है ना, कोई शेयर करता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं। तो ठीक है, चलो, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।